2 दिनों में भारतीय बाजारों में रही शानदार मजबूती तो 2 ट्रेडिंग सेशन अमेरिका के लिए रहे बेहद खराब और आज है फिर से बेहद कमजोर शुरुआत के संकेत। खराब शुरुआत के बाद वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन क्या रहेगी रेंज, कैसे रहेगा ट्रेंड, रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार के एक्शन की तो करेंगे बात, वीकली एक्सपायरी भी है, बट अनिल जी ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, कभी कभी डाउ, इसके साथ साथ वो क्रिकेट के लेवल्स की भी अनुमान लगाना आपने शुरू कर दिया। क्योंकि कल जब खेल चल रहा था आपने कहा था आज 350 रन बनने चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पर बना और दोनों टीम ने ऑलमोस्ट उतने ही रन बना दिए। कल का मैच बहुत ही बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था और मतलब अगर एक किसी वनडे में आपको 700 रन बनते हुए देखने को मिले बहुत ही मजा आया। और उसमें भी ऐसा नहीं कि मतलब रन तो खैर अच्छे बने हैं हमारी तरफ से भी न्यूजीलैंड पर, लेकिन एक क्रेडिट मोहम्मद सिराज को भी देनी चाहिए। ऐसी विकेट पर 4 विकेट लेना छोटी बात नहीं और अच्छी इकोनॉमी के साथ में, लेकिन अच्छा था। और लास्ट ओवर तक अगर मैच जाए और लास्ट ओवर में भी पहली बॉल पे 6 और उसके बाद लगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, यही क्रिकेट का रोमांच है। और जिस हिसाब से चल रहा था तो थोड़ा अंदाजा लगा लिया, कभी कभी सही निकल जाता है मार्केट की तरह यहाँ पर। एग्जैक्ट उसी फिगर पे जाए, मैं जब देख रहा था बैटिंग खत्म हो रही थी इंडिया की, मैं लगा आपको मैसेज भी करता हूँ, एग्जैक्टली 350 रन हो गया एक्चुअली। हाँ, जिस तरह से कई बार ये होता है ना कि आप एक्चुअली वनडे खेलने का तरीका भी बदल रहा है, बदलना चाहिए। जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं तो तरीका ये होना चाहिए कि आपको शुरुआत के 30 ओवर में आपको 5 या 6 की स्ट्राइक रेट से बनाने हैं। तो आपने अगर 150 से 200 रन बना लिए और अगर आपके 2 विकेट या मैक्सिमम 3 विकेट 2 विकेट अगर हार जाए, बाकी के 20 ओवर को आप नए 2020 मैच की तरह खेलिए। हाँ, वो 20 ओवर में फिर आपको 200 बनाने हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपके हाथ में 8 विकेट हों, तब जाके आपका रन एकदम 350-400 का स्कोर पहुंचता है। वो स्ट्रेटेजी ठीक है। वैसे न्यूजीलैंड ने भी वही करा, एक समय पे तो लग रहा था ये तो बुरी तरह हारने वाले हैं, फिर जो रिवाइवल आया उनका, यही मजेदार चीज है। तो अच्छा मैच था, दिल्ली बढ़िया, और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ हो तो और क्या, और भी मजा आता है। बिल्कुल, तो श्रीलंका के साथ तो कन्विंसिंगली जीते, कल का भी मैच बड़ा मजेदार है न्यूजीलैंड के साथ भी। आइए बाजार की बात करते हैं सर, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या है। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी, यंगेस्ट डबल सेंचुरी, कमाल का अच्छा परफॉर्मेंस आ। अच्छा, डाउ 600 अंक लूट का है। 2 दिनों में 1000 पॉइंट की कमजोरी डाउ में हो चुकी है। ये एक बड़ा संकेत वहाँ से आता हुआ दिखा है, लेकिन इसके साथ ही बॉन्ड यील्ड कम हुए हैं और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स भी कमजोर हुआ, तो संकेत दोनों तरह के हैं। इंडसइंड, परसिस्टेंट, ओरेकल, तीनों के नतीजे आए। तीनों के नतीजे कोई ऐसा खराबी ढूंढने जाएंगे तो है नहीं, नंबर्स ठीक है। आज HUL एशियन पेंट्स नतीजे पेश करेगा, यानी कि FMCG कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वायदा कारोबार में 8 कंपनी के और नतीजे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफर फॉर सेल, FPO, फॉरेन पब्लिक ऑफर, ये आने की तैयारी में है। इसी महीने आएगा, बजट से ठीक पहले 20,000 करोड़ का बड़ा FPO अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। बिल्कुल सर, तो उस पर भी बात करनी है और भी बाकी स्टॉक्स हैं, नतीजों पर भी बात करनी है। एक बार पहले US को टच कर लेते हैं। जब से छुट्टी से बाहर आया है उससे पहले तो रोज दमदार तेजी बन रही थी, बट 2 दिनों से डाउ में स्पेशली जो आप कह रहे हैं 1000 पॉइंट की गिरावट, और कल तो डेज लो पर, एग्जैक्टली डेज लो, इंट्राडे लो और क्लोजिंग लो एग्जैक्ट सेम लेवल आते हुए दिख रहा है। ऐसा क्या बिगड़ गया है सर US में? बिगड़ा ऐसा देखा जाए तो कुछ खास नहीं है दीप की, कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, कुछ खराब भी हुई है। पहले अच्छी चीज़ें बता दूं, डॉलर इंडेक्स आपका 9 महीनों के निचले स्तरों पर 101 के नज़दीक पहुंचा है, वहाँ से थोड़ा संभला है। मतलब डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना कमोडिटीज़ और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड आपके 15-17 बेसिस पॉइंट घट कर आए हैं, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड भी आपके ठंडे ही हुए हैं, 3.25 3.35 के आसपास आ गए, ये एक अच्छा संकेत है। तो उस लिहाज से आप देखें तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। फिर अमेरिकी बाजार क्यों गिर गए? गिरने के पीछे एक ही है, नवंबर के रिटेल सेल्स के जो डेटा आए हैं, सेल्स 1.1% कम हुई है, और ये लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है जब सेल्स कम होती हुई दिखी है। और ये सेल्स कम होने में अब जो लोगों को लग रहा है वो ये कि कहीं न कहीं मंदी आ सकती है, या फिर यूं कहें कि जो ब्याज दरें तेजी से अमेरिकी फेड ने बढ़ाई है उसका असर आपको मंदी के तौर पर, सेल्स कम होने के तौर पर, कंजम्पशन कम होने के तौर पर और ग्रोथ खराब होने के तौर पर दिख सकता है। ये अमेरिकी बाजार अंदाज लगा रहे हैं। तो आप देखिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के संकेत आ रहे हैं। एक संकेत ऐसा है जिससे आपको खुश होना चाहिए कि आपके बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार ये मानकर चल रहे हैं कि अब यहाँ से ब्याज दरें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
एक चौथाई से आधा % और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिनों बाद लोग ये मानना शुरू कर दें कि ब्याज दरें इस बार बढ़े ही ना, पॉज ही ले ले। Exactly. हालांकि ये थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड अगर कोई एक संकेत है तो वो ये दिखा रहे कि शायद अमेरिकी फेड इस बार रुक जाए कि भाई महंगाई घट रही है, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगला हाइक करने के पहले डेटा देखेंगे। ये बॉन्ड यील्ड दिखा रहे हैं अति उत्साहित होकर। करेक्ट सर। नहीं तो भी कम से कम अमेरिकी बाजारों में ये आम राय तो बन गई कि आधा % से ज्यादा की अपसाइड अब ब्याज दरों में तो और नहीं है, राइट। तो उस लिहाज से अगर ब्याज दरें और नहीं बढ़नी है तो फिर इक्विटी मार्केट को डर किस बात का है? डर दूसरा आ रहा है, और वो डर आ रहा है कि जो अब तक आपने बढ़ाई है, अब उससे महंगाई तो आप काबू में लाएंगे लेकिन रिसेशन में भी जाएंगे। तो ये डर 2 दिनों से सता रहा है और उसकी वजह से अमेरिकी बाजार घटे हैं। तो अब ऐसा ही है दीप, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ खराब भी आती है। तो अगर आपको बॉन्ड यील्ड नीचे चाहिए या आपको डॉलर इंडेक्स नीचे चाहिए तो साथ में आपको थोड़ा पिंच, जो वजह है वो तो आएगी। हाँ, तो जिस वजह से वो हो रहा है वो वजह आपके सामने आ रही, तो इसलिए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। और एक ही लगातार 4-5 दिनों से डाउ अच्छा बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना चाहिए। 7 दिनों से लगातार नैस्डैक ऊपर बंद हुआ है और ऐसे में 150 पॉइंट घटता तो क्या गलत है? इतना तो इसको एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हायर रेंज पर देखनी चाहिए। दिक्कत एक ही है, दिक्कत क्या है कि 2 दिनों में 1000 पॉइंट, ये तो हमने सोचा नहीं था। हाँ, बस इतना ज्यादा हमारी दिक्कत यही है। 600 कैसे गिर गए? कल तो आप 70-80 नीचे थे। करेक्ट सर। मतलब 600 आप 60 पॉइंट नीचे दिखाओ और 600 घट जाओ, ये ठीक नहीं। यही समस्या है। बाकी घटने वाली समस्या इतनी नहीं कि जो फॉल आया है 2 दिनों में वो थोड़ा शार्प है, तेज है, उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बाकी नैस्डैक में तो कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 7 दिन आप बढ़कर अगर थोड़ा सा घट जाते तो कौन सा फर्क पड़ता है? तो नैस्डैक के लिहाज से कोई अभी भी इतनी समस्या नहीं, लेकिन डाउ जिस स्पीड से जितना ज्यादा घटा है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। एक और चीज जो है परेशान करने वाली कि कल ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हुई है। S&P 500 1.5% घटा है एक महीने में, सबसे महीने भर की ये सबसे बड़ी। तो वो थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी है, ये चिंता की बात है। बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ा डेटा भी उनका वैसा ही रहा है तो ओके। तो एक स्लोडाउन का खतरा वहां से अब मंडराने लगा है बाजार पर, इसलिए आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। हमारे बाजारों के लिए क्या सर? क्योंकि जब भी निचले स्तरों पर होता है कुछ ना कुछ वजह आ जाती है और रिबाउंड हो जाता है, और जब भी ऊपरी स्तरों पर होता है कोई वजह आ जाती है गिराने के लिए। अभी भी ऐसा ही है? बिल्कुल 100%। दीप, एक बात हम कल कह रहे थे, आप स्ट्रैटेजी में कहीं भी थी, परसों भी यही बात कर रहे थे कि देखो वहां आएगा, वहां ऐसा लगेगा ब्रेकआउट होने वाला है, सब अच्छा है, सब कुछ है, पक्का बेचना है, 100% बेचना है। 18,150 18,250 की रेंज है, 18,200 300, मतलब जहाँ ठीक लगे, जैसा ठीक लगे। अब नो डाउट कल की क्लोजिंग पे बेच के जाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये तो पक्का था कि कल हमने ये साफ मना किया फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। यहाँ से 18,250 हो भी जाएगा लेकिन नीचे की भी रिस्क है। बिल्कुल। तो इसलिए, और 150 पॉइंट की रेंज के बियॉन्ड में इसीलिए हेजिंग करने के लिए कहता हूँ। नो डाउट आप 150 पॉइंट नीचे नहीं खुल रहे, लेकिन अगर आप 18,150 पे बंद हो रहे तो 18,000 का पुट आपको इसीलिए लेना होता है कि डाउन साइड आपकी प्रोटेक्ट रहे। 18,300 का कॉल इसीलिए लेना होता है अगर गैप से बड़ा खुल जाए तो आपकी शॉर्ट पर पोजीशन प्रोटेक्ट रहे। सो ये हेज है जो ऑप्शंस के जरिए आपकी हमेशा होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आकर बाजार करेक्ट हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, और ये हो रहे हैं तो आप गलत भी नहीं कह सकते, इसलिए हम कह रहे थे। और कल आपको याद होगा 2 दिनों की इतनी अच्छी मजबूती, FIs की बाइंग, उसके बावजूद हम यही कह रहे थे कि जितना वक्त हमने लगाया है इस रेंज में, पिछले 2-3 हफ्ते हम टाइम पास कर रहे हैं, एक ही बार में आपसे पार नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। अगर आप नीचे गिरने में आपने 4-5 अटेम्प्ट लगाए, नहीं गिरे और रेंज को ऊपर सपोर्ट ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले रैंक, क्योंकि कई बार ये लग सकता है कि हमने बहुत टाइम पास कर लिया, करेक्शन हो गया, टाइम वाइज करेक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, अब तो सीधा ही निकल जाएंगे। ऐसा सीधा निकलना कम होता है। और ये आज इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको SGX निफ्टी 70-80 पॉइंट नीचे दिख रहा है, ये बात हम कल भी यही कह रहे थे कि एक बार में आपको हायर रेंज पार नहीं होगा, और वहां पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये बात हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3:20 हर एक लेवल पर कि फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, अब वापस आ जाए नीचे की रेंज में तो फिर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं दीप। 17,700 17,800 के आसपास आने पर, 17,800 मान लीजिए राउंड फिगर है, 17,800 के आसपास आपको लेना ही लेना है, 18,200 के आसपास देना ही देना है। जो बढ़िया रेंज है 17,700 17,800, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 18,200 18,300 रुकावट की बड़ी जगह है। और बार बार यही करें कि फ्रेश और बड़ी तेजी आपको तब करनी जब 18,300 के ऊपर बंद हो, फ्रेश बड़ी मंदी आपको तब करनी जब 17,700 के नीचे बंद हो। अदरवाइज आप फिर से टाइम पास करेंगे और टाइम पास करने के लिए हो जाइए तैयार।
अभी भी वो टाइम पास फिर बना रहेगा। टाइम पास में की फैक्टर एक ही है यस सर। जो 2 दिनों में बदला है जी। और वो है एफआईज के डेटा। यस 2 दिनों में हमने एफआईज में थोड़ी खरीदारी आते हुए देखी है, लेकिन कल के सेशन में आप देखिए दीप, हम 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन कैश मार्केट में एफआईज ने खरीदा नहीं है, फिर बेचा है 320 करोड़ का। सो ऊपर के लेवल पर एफआईज की खरीदारी सस्टेनेबल है, इस पे क्वेश्चन मार्क कल के डेटा में ही लग गया। और अब आज लिटमस टेस्ट है इस चीज का। यस सर। आज एग्जाम है जी कि अगर 2 दिनों तक एफएनओ में खरीदारी, थोड़ी बहुत कैश में खरीदारी हाथ रोकने के बाद पहला कमजोरी का संकेत आता है, आप धड़ 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 बेचना शुरू करें, तो फिर ये ना वो खरीदारी मजबूरी वाली है, मजबूती वाली नहीं है। राइट, फर्क है दोनों में। दोनों में फर्क है। मजबूरी में कि भाई लेना पड़ेगा, क्या करें हम, इतना सस्ता है, शॉर्ट है, ये है, बाकी मार्केट बढ़ गए तो हमें भी लेना पड़ेगा। सो आई थिंक कल के सेशन में 300 करोड़ की वाली एफआईज की है, 1900 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी है, ओपन इंटरेस्ट घटा है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, 735 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे एफआई ने। सो नेट स्टॉक्स में भी खरीदारी है, नेट इंडेक्स में भी खरीदारी है, लेकिन फिर भी आज आपके लिए आज का आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है एफआई का, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। पहली कमजोरी के संकेत में धो डालते हैं या फिर नहीं हमें तो लेना ही है, अच्छा हुआ आज नीचे मिला, ये कॉन्फिडेंस आता है। सो वो मैं दूसरी तरफ हूँ। कौन सी तरफ? धुलाई की तरफ। धुलाई की तरफ। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि एफआई खरीदारी की जल्दी में, फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा एक और ट्रिगर भी है जो स्टॉक ऑफ द डे में हम आज डिस्कस करेंगे, अदानी एंटरप्राइज का बड़ा एफपीओ भी। और कई बार ऐसे बड़े एफपीओ आईपीओ के वक्त बाजार में मार्केट का मूड थोड़ा ढीला होता है, और ये भी ठीक बजट में जाने के पहले की डेट्स हैं, और 20,000 करोड़ का पैसा तो निकल रहा है ना सिस्टम में से, बिल्कुल हो रहा है ना। तो इस समय 20,000 करोड़ निकलना बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। इसको भी हम विस्तार से करें तो थोड़े से मुझे लगता है फ्लोज के लिहाज से आज सावधानी रखें। ठीक है, चलिए स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। एक तो हिंट अनिल जी ने आपको दे ही दिया, एक बार पहले स्ट्रैटेजी समझे सर? बिल्कुल, ग्लोबल संकेत आज नेगेटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत पॉजिटिव ही रखे हैं, मैंने डिटेल में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि नेट पॉजिटिव है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट है न्यूट्रल, और ट्रेंड आपके लिए है पॉजिटिव। अब आइए निफ्टी का सपोर्ट जोन 18,000 18,050, ये निफ्टी पे आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। पहला 50, इसके नीचे आए तो 17,900 17,950, ये अच्छी जगह है खरीदारी करने की आपके लिए इस वक्त, अगर आप वहाँ पहुँचने तो। हायर साइड पर 18,150 18,200 कल की हायर रेंज वही है जहाँ बंद हुए, ये पहली रुकावट की जगह है। अगर पार करके निकले तो 18,250 18,300 बिकवाली की अच्छी जगह आपके लिए बनेगी, इस पर आपको फोकस करना है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,025 42,125 पहला आपके लिए सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। और अगर नीचे फिसले तो वही अपना पुराना वाला 41,725 41,875 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वहाँ पर आए तो 100% फिर से खरीदारी करनी है। बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ लेना ही लेना है। हाँ 100%, ऐसा कोई डरना नहीं है। अगर ऊपर में आपको लेने में डर नहीं लगा तो नीचे में क्यों? करेक्ट। 18,150 में नहीं डरे तो 17,800 पे क्यों? ये सवाल तो आपको भी अपने आप से पूछना पड़ेगा। 42,500 पे लेने का मन होता है तो 41,800 पे क्यों नहीं? करेक्ट। डरना हर एक जगह चाहिए, लेकिन आपको पता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ फेवरेबल है, कहाँ खरीदने में खोने की रिस्क कम है, कहाँ खरीदने में रिस्क ज्यादा है। करेक्ट है ना, ये चीज़ है। ओके, तो ये हो गया आपका मजबूत खरीदारी के। ऊपर कितना जा सकते हैं? 42,450 42,575 कल की क्लोजिंग और कल की हाई रेंज। इसके पार 42,675 825 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन भी खत्म करनी है और जितना दिल करे शॉर्ट भी करिए। और ये दिल जितना करे शॉर्ट करने की राय कल भी थी, आज भी है। गॉट इट। कल भी हायर लेवल पे शॉर्ट करने की राय बिल्कुल वो रहेगी। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आज का 18,165 पे आप बंद हुए, राइट। 18,125 102 छोटे लेवल है, 18,050 18,025 और 18,000 ये 3 छोटे लेवल हैं, मीडियम लेवल हैं। 17,950 17,900 तक के बड़े लेवल के लिए आपको सपोर्ट के हिसाब से ध्यान में रखना है। ऊपर 18,175 18,200 2 छोटे लेवल हैं, 18,250 18,275 और 18,300 ये आगे बड़े लेवल के तौर पर 5 ही लेवल काफ़ी है। 18,300 फतेह कर ले तो हम वैसे अपना मूड माहौल सब बदल लेंगे भाई, चलो ठीक है, हम बजट के पहले प्री बजट रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप 18,300 के ऊपर बंद करवा दे तो आप करवा दे तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप करवा दे आपसे नहीं होगा तो मैं ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,450 पे दीप हम बंद हुए हैं,
तो पहला सपोर्ट 42,375, 42,300 और 42,225, तीन ये छोटे सपोर्ट लेवल है। 42,175, 42,125 और 42,075 तीन मीडियम सपोर्ट लेवल है। 42,025 और 41,875 के बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर आपको बैंक निफ्टी मैंने ज़्यादा इसलिए दिए हैं, आज वीकली एक्सपायरी भी है, ग्लोबल ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है, हमारे अपने एफआईएस के डेटा, अदानी का एफपीओ, व्हाट नॉट, मतलब आज बहुत कुछ है मसाला। नहीं तो कुछ दिन ऐसे था एकदम ठंडा। अच्छा, ऊपर से रिजल्ट, करेक्ट, आज लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट 2 निफ्टी के 8 एफएनओ स्टॉक्स हैं, तो बिजी डे, वेरी वेरी बिजी डे। दिन भर आप हम व्यस्त रहेंगे और मार्केट अस्त व्यस्त रहेंगे। करेक्ट। ओके, हायर साइड पर 42,450 जहाँ कल आप बंद हुए, पहला 42,450, 42,500, 575 तीन छोटे लेवल है, 675, 725 और 42,825 तक के ऊपर के लेवल रुकावट के तौर पर आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है सर। पोजीशनिंग एफआईएस की इंडेक्स में 42 से 51% पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से। शॉर्ट काटे हैं तो लॉन्ग पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा दिख रही है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा है, 1.35 निफ्टी पर हायर साइड पर है, तनाव का विषय है। हायर पुट कॉल रेशियो पर आपको जनरली एक थोड़ा करेक्शन दिखता है, वो करेक्शन एक्चुअली सुबह सुबह आपको दिख जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.06, ये मतलब हायर साइड पर, इतना परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन है तो हायर साइड पर। विक्स 1.5% घटा है, आज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आइए स्टॉप लॉस। तेजी की पोजीशन में इंट्राडे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 18,000 का, और क्लोजिंग अपना वही 17,850 वही चलने दो। जब तक 17,850 के नीचे बंद नहीं हो तब तक कोई खास दिक्कत वाली बात क्लोजिंग बेसिस पर नहीं है, फ्रेश नहीं है। अब आप बोलोगे 17,850 यहाँ से 300 पॉइंट दूर हो गया, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपको डर लगता है, छोटा लगा लो 18,000 का, क्लोजिंग भी, बट अदरवाइज कायदे से 17,850 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस दूंगा दीप, 42,000 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 450 पॉइंट नीचे है। यहाँ भी इंट्राडे वैसे 41,700 के आसपास का बनता है, उतना दूर देने का कोई मतलब नहीं, तो 42,000 भी अपने आप में दूर ही है, ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए शॉर्ट साइड पर 18,200। अब देखिए दीप, यही दिक्कत है, कल इंट्राडे का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग का स्टॉप लॉस 18,150 का था निफ्टी का, और 18,165 पे बंद हुए। अब जिन्होंने डिसिप्लिन के तौर पे स्टॉप लॉस लगा के काट लिया, तो शॉर्ट कभी कभी कट भी जाती है, एक दिन के लिए कट जाती है, वापस अपने को लगता है गलत हो गया, ये हो सकता है। ये थोड़ा सा अगर यही 15 पॉइंट नीचे बंद होता तो शायद बहुत लोग शॉर्ट ना काटते, लेकिन 18,200 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस अब होना चाहिए। और बैंक निफ्टी, और जिसको दूर का लगाना है वो 18,300 का लगाए, ज़्यादा सेफ दूर का लगाना 18,300। सपोज आप कल ही बेच के गए तो आप आराम से 18,300 का रखो। निफ्टी में वही है, कल वाला स्टॉप लॉस 47,725 इंट्राडे है, 47,625 क्लोजिंग बेसिस पे, इसमें बदलाव नहीं है, क्लियर कट। ठीक है, नई पोजीशंस फिर सर किस तरह से बनानी है? आज तो लग रहा है थोड़ा गैप डाउन आ सकता है, उसके बाद कैसे? उसी में तो दो तरीके से, हाँ, एक तो पहले बेचने की स्ट्रेटेजी, और बेचने में आपको निफ्टी पर रखना है स्टॉप लॉस 18,300, 18,200, जो आपको ठीक लगे वहाँ लगाइए, या तो 200 लगाइए, 300 लगाइए। ठीक है, 18,100, 18,050, 18,025 तीन छोटे लेवल हैं, 18,000, 17,975 दो मीडियम लेवल, 17,950, 17,900 तक के नीचे के लेवल जिसके लिए करनी है आपको बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं खरीदने का। 17,900 से 18,000 बढ़िया रेंज है, यहाँ से करीबन 150 पॉइंट नीचे की रेंज बनती है। 18,025 के आसपास से मूड, 18,025-50 से मूड बनाना शुरू कर। फॉर एग्जाम्पल आप 18,025, 18,050 की रेंज में आए और डाउ फ्यूचर्स आपके जो अभी 60 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं वो आपको ग्रीन में दिख जाए तो वहाँ ले लीजिए, और डाउ फ्यूचर्स 60 के 100, 125, 150 हो जाए तो आप आराम से 18,000, 17,900 की रेंज में जो भी लेना है टुकड़ों टुकड़ों में लेना है, कम से कम 3-4 बार में धीरे धीरे लेना है। और अगर आप 3-4 लोट नहीं करना चाहते, मैं 3-4 बार नहीं, मैं तो एक ही बार दूंगा, तो फिर आराम से इंतजार करें शिकार का, आने दे अपने नज़दीक, अपनी रेंज में आने दे, फिर शूट करें। यानी कि अपने लेवल से ही खरीदिए। ये मार्केट रोज आपको हर एक लेवल पर, जो जिस बढ़िया लेवल पर आप खरीदना चाहते हैं वो मौका देता है, जिस बढ़िया लेवल पर आप बेचना चाहते हैं वो भी मौका देता है, दे रहा है मौका। सो अगर आप एकदम शांति से करना चाहते हो, आराम से मूड माहौल देखकर, चिंता ना करें, आपको नीचे लाने के लिए एफआईएस की बिकवाली का भी सपोर्ट है। ठीक है ना? सो इसलिए आपको मिलेगा मौका, आराम से लीजिएगा,
स्टॉप लॉस 17,850 का होगा। टारगेट 18,025, 18,050 दो छोटे टारगेट, 18,100, 125 दो मीडियम टारगेट, 18,150, 18,175 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली, सॉरी खरीदारी, माफ कीजिए, इस रेंज में खरीदारी करनी है। ठीक है, अब आइए आपके लिए बैंक निफ्टी। आज एग्रेसिव वालों का काम ही नहीं है। क्या एग्रेसिव, इतने सारे ग्लोबल संकेतों के बीच में इतना एफपीओ, इतना आपका हमारा एफआईज का एक्शन, कोई एग्रेसिव वाला कोई काम करना ही नहीं आज न्यूज एग्रेसिव है, बहुत सारी है, आप पैसिव हो जाइए, शांत आराम से। कभी कभी एक्शन ज्यादा करना है, सही होता है, कभी एक्शन को कम करना, कहते हैं कभी कभी स्पीड बढ़ाना ठीक है और कभी कभी स्पीड घटा लेना ठीक है। तो आज स्पीड घटाने वाला दिन है, धुआंधार ऐसा तलवार चलाने का नहीं, आराम से शांति से। तो स्पीड घटाइए, देखिए मूड माहौल लेवल के आसपास, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है, मूविंग फैक्टर जो बाजार को ऊपर नीचे करेंगे। तो आप अपने लेवल से ही ट्रेड लीजिए आज वेट करिए। ओके, ठीक है। बेचना है बैंक निफ्टी 42,750 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करिए। टारगेट जो आपका बनेगा नीचे 42,300, 225 दो छोटे टारगेट, 42,175 और 42,125 दो मीडियम टारगेट, और बड़े टारगेट के तौर पर 42,075, 42,025, 41,875 तक नीचे बैंक निफ्टी के लिए टारगेट्स खुलते हैं। ये है आपके लिए बिकवाली की राय। जो लोग खरीदना चाहते हैं 41,875 से 42,025 की रेंज में खरीदें। कल का लो 42,125 के आसपास का है, वहां पर मूड माहौल देखकर एंट्री मारने की कोशिश आप कर सकते हैं। कल के लोज के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूड देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि एंट्री यहां करनी है या फिर और आराम से करनी है। ये दो बात पे डिपेंड करेगा, एक डाउ फ्यूचर्स कैसे दिख रहे हैं और दूसरा एफआईज की सेलिंग प्रेशर। आपको स्क्रीन पर डेटा तो शाम को ही आएंगे, फिर आप बोलोगे कैसे पता लगाऊं, मैं थोड़ी एफआईज को जानता हूं, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। स्क्रीन बताएगी कि धुलाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है और आपको बाकी संकेत बढ़िया दिखे तो चलो लेना शुरू करते। हो रही है और बाकी संकेत खराब लग रहे हैं तो फिर आराम से लो, हड़बड़ी मत करो। ये चीज ध्यान में रख लेना। सो खरीदने के लिए ये रेंज बढ़िया है। 41,700 का स्टॉप लॉस होगा। 42,125, 42,175 और 225 तीन छोटे टारगेट है। 42,300, 375 दो मीडियम टारगेट, 42,450, 550 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी। ट्रेड दोनों लीजिए, रेंज में आए तो लेना भी है। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ खराब ही हो गया, लाइफ खराब है, एकदम कुछ नहीं लेंगे हम, तो ऐसा नहीं है। ना बेचेंगे ना लेंगे, जब लेने का वक्त है लेना भी चाहिए, बेचने का वक्त ऊपर तो बेचना भी चाहिए। बट अग्रेसिव के लिए आज कुछ नहीं सर? एग्रेसिव कर सोचो ही मत, एग्रेसिव तो निकाल के साइड में रख दो। आज तो एकदम शांति वाला दिन है, आराम से, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वेट एंड वॉच। और रिजल्ट के लिए आज से बड़ा दिन डीप है ना, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत बढ़ेगा आज, तो इसलिए हड़बड़ी ना करें। ठीक है सर, हड़बड़ी नहीं करनी है, लेवल्स आए तो रिस्पेक्ट करना है और फिर दोनों तरह के ट्रेड मिलेंगे लेवल्स पर, वो लेने भी हैं। बैन लिस्ट बदलाव हो गया, जो हम कल बता भी रहे थे बैन से बेनिफिट में। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर आ गया है। डेल्टा, मन्नपुरम, एल&टी फाइनेंस और जीएनएफसी अभी भी बैन में बने हुए हैं। वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट डेटा लेवल सर? वायदा कारोबार है ना दीप, जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 18,000 का। 1,20,00,000 शेयर है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो 18,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। उससे ठीक पहले 18,100 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,100 से नीचे गिनना शुरू करना, हम कितने कमजोर है। मैं 65 पॉइंट का आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट, 65 पॉइंट का कम नहीं है। हाँ, 18,100 से नीचे गिनना है। क्यों? 18,100 के पुट पर 91 लाख शेयर हैं, 78 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो जैसे आप मेरे हिसाब से 18,100 के आसपास इससे नीचे खुलने चाहिए। 18,100, क्योंकि जो एसजेक्स आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है 18,135 और 35 पॉइंट की प्रीमियम। ओके, तो लगभग 18,100 के आसपास ही संकेत दे रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऊपर में 18,200 पहली रुकावट है, 70 लाख शेयर है, और 18,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो 18,200, 18,300 की रेंज में बिकवाली है। 18,000, 18,100 की रेंज में पहला सपोर्ट है। ये वायदा कारोबार के डेटा। बैंक निफ्टी एक ही लेवल नीचे इंपॉर्टेंट है, 42,000 मेक और ब्रेक, 36 लाख शेयर है। ऊपर एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 42,500 कॉल्स में 35 लाख शेयर है। तो दोनों तरफ बराबर ओपन इंटरेस्ट बना है, 42,000, 42,500। 42,500 के ऊपर निकल कर टिकेंगे फर्स्ट क्लास, और बढ़िया तेजी होगी। 42,000 के नीचे जाएंगे तो थोड़ी और नीचे की रिस्क खुलती है। सिंपल ये रेंज है आपके लिए। गॉट इट सर। चलिए, तो ये सारे लेवल्स और डेटा आपके सामने आ गए। स्ट्रैटेजी है लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। अच्छा सर,
स्टॉक ऑफ द डे लें उससे पहले एक बार नतीजों का रिएक्शन भी आपसे ले लें। हाँ बिल्कुल ठीक है। तीन नतीजे रिजल्ट से इनफैक्ट लंबे समय बाद तीनों रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं मुझे, हाँ। स्पेशली इंडसइंड बैंक जिस तरह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.25% पहुंचे हैं, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक अगर आज नीचे खुले मार्केट के मूड माहौल के साथ तो खरीदने का मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत भाग जाएगा। अच्छा, और दूसरा रिजल्ट के पहले शॉर्ट्स भी हैं और कल के बढ़ते बाजार में भी स्टॉक नीचे ही बंद हुआ है। सो आई थिंक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सपोर्ट इंडसइंड बैंक को मिलेगा। तो नंबर्स बुरे नहीं है किसी भी लिहाज से। अब आप सोचो कि बाकी बैंक जैसे मजबूत है वैसे तो नहीं है भाई, लेकिन 4.25% के निम्स लाना ठीक है। अच्छा सर, मेंटेन करें। हाँ, अच्छी बात है, कम नहीं है। सो आई थिंक रिजल्ट मार्केट खराब नहीं होता तो मैं पक्का बोलता कि 2-3% तो आराम से बढ़ेगा, लेकिन मार्केट खराब है थोड़ा आज, तो नीचे मिले वहाँ पर खरीदना चाहिए। परसिस्टेंट अच्छे नंबर से हर एक पैरामीटर से मार्जिन वगैरह बढ़िया सुधर कर आए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हैं परसिस्टेंट अभी तक जो आए मिड कैप्स वगैरह के। तो स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है आज। ओरेकल किसी का इंटरेस्ट है नहीं, बड़ा सा आई डोंट नो कैसे ये एफएनओ में है, लेकिन ठीक है, नंबर्स तो अच्छे, नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन ओरेकल के नंबर में दीप एक ही इशू है, ये खाली है ना पूरे 3 महीने में एक ही दिन के लिए बना हुआ स्टॉक है। करेक्ट सर, ये वनडे वंडर है। हाँ। वो रिजल्ट पे इसको जो करना होता है वो एक आध दिन में कर लेता है और उसके बाद 3 महीने कुछ नहीं करता स्टॉक। सो आई थिंक कोई ट्रेड इसमें बनता नहीं, बट रिजल्ट अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, तो चलिए रिजल्ट्स अच्छे हैं और तीनों के नंबर्स पर रिएक्शन आएगा। कमजोर बाजार है बट देखते हैं कैसे ये स्टॉक्स बिहेव करते हैं। आइए फिर आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो जान लेते हैं अनिल जी के साथ। ओके अनिल जी, बिगुल नहीं, मैं तो बिना दोबारा कर लेता हूँ। बताइए सर। ठीक है, तो अदानी एंटरप्राइजेस कमजोर रहेगा जी। बेचने की राय यहाँ पर है। अगर बहुत ज़्यादा गैप से मिला तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं गैप से मिला तो मुझे लगता है 3400 रुपये के आसपास पहुँचने की तैयारी इस स्टॉक की, यानी कि 3600 के आसपास है। 3390 से 3450 की रेंज में कहीं जाकर सेटल होना चाहिए स्टॉक, कम से कम उतना तो बनता है। वजह साफ है, 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बड़ी साइज का है, सबसे बड़ा एफपीओ है। हाँ, और अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नेचुरली स्टॉक पर आपको दबाव दिखेगा ही दिखेगा। सो आप देखिए, अभी तक के सबसे बड़े फंड रेजिंग प्लान में आपको एक बार कोल इंडिया का ऑफर फॉर सेल आया था 2015 में 22,400 करोड़ का, और उसके बाद LIC का आईपीओ था 21,000 करोड़ का। अब अदानी का ऑफर फॉर सेल 20,000 करोड़ का है। प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त मार्केट में उतनी एपेटाइट नहीं है ना। यही 6 महीने पहले सिचुएशन अलग थी। तब FIs की बिकवाली भली ना भी हो, लेकिन लोकल फंड्स की बड़ी एपेटाइट थी, रिटेल बड़ा पैसा लगाने को तैयार था। तो देखते हैं, अभी इसको पूरा विश्लेषण करेंगे। रिटेल को 65 रुपये का डिस्काउंट भी है, तो प्राइस बैंड में वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है उन लोगों के लिए कि जिनके पास स्टॉक है वो FPO में लगा लें, क्योंकि बड़ा FPO है, आपको अलॉटमेंट तो मिल ही जाएंगे। करेक्ट, तो आपकी एक वो ट्रेडिंग हो जाती है। बट वही वाली बात है कि रिटेल के पास कितनों के पास डिलीवरी होती है। करेक्ट सर, डिलीवरी तो ज़्यादा लोगों के पास होती नहीं है, सब तो FNO खेलो इंडिया खेलो है। सो अदानी एंटरप्राइज ये थोड़ा, अब इसके साथ एक चीज़ और है दीप, जो थोड़ी परेशान करने वाली है। FPO का जो टाइमिंग है वो 31 जनवरी को बंद हो रहा है, बजट के ठीक एक दिन पहले। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, लास्ट लेटेस्ट एग्जांपल LIC है, जब भी बड़े फंड रेजिंग प्लान्स आए मार्केट थोड़ा ढीला हुआ है। बिल्कुल हुआ है सर, सब में हमने देखा है, लगभग सारे केस में। वो रिलायंस पावर से लेकर पेटीएम से लेकर LIC से लेकर लगभग, तो अनुभव बहुत अच्छे नहीं है कि जब बड़े फंड रेजिंग प्लान्स आते हैं तो थोड़ी लिक्विडिटी मार्केट से निकलती है। सो आई थिंक थोड़ा बाजार पर दबाव इस वजह से भी रह सकता है। आज मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा FIs की सेलिंग को लेकर जो बात कर रहा हूँ, FIs तो बेच ही रहे, उनको तो खरीदने की कोई खास बड़ी वजह दिखती नहीं है, लेकिन अगर हमारी लोकल मनी भी दूसरी तरफ जाएगी तो फिर ऐसे में बाजार के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाला टाइम इस हिसाब से हो सकता है। तो इतनी सावधानी अपने रखनी है बस, है ना। ठीक है सर, तो चलिए ये है स्टॉक ऑफ द डे। अदानी एंटरप्राइजेस कमजोर हो सकता है, बड़े डिस्काउंट पर है और बड़ी फंड रेजिंग है कंपनी की तरफ से। आइए फिर और खबरें और डिटेल्स से क्या है ये भी जान लेते हैं हमारी टीम के साथ। अरमान, नुपुर, आशीष हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और बाकी खबरें जो है। जी, कई सारे नतीजे हैं। निफ्टी में भी आपको एशियन पेंट्स और HUL के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में 8 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया मार्ट, L&T टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस आदि जैसी कंपनियां, PVR जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे, जिसमें डेटामेटिक्स ले लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड, ICICI सिक्योरिटीज़, हिंदुस्तान जिंक, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर और आदि जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे।
हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ डिविडेंड, बोनस और शेयर विभाजन तीनों पर जो है विचार किया जाएगा। एवेंस होल्डिंग, जहां पर जो आईपीओ का 50% का लॉक इन है 30 दिन का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो बायबैक है वो बंद होता हुआ दिखेगा। अंजनी पोर्टलैंड की सीमेंट की बात करें, वहां पर राइट इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो वहां पर वो जो टाइम है वो क्लोज होता हुआ दिखेगा। एग्जिट है एसएल टेक्नोलॉजीज में, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 10 का। और अंत में बात करें ग्लोबल के हिसाब से तो यूएसए का हाउसिंग स्टेट्स का दिसंबर महीने का जो है डेटा वो भी आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नुपुर, बताएं आपके पास कौन से नतीजे खबरें हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गोवा कार्बन, जहां पे कंपनी की आय ऑलमोस्ट डबल होती दिखी है, 216 करोड़ से 417 करोड़ इस बार रही। मार्जिन्स भी देखें तो 9% से बढ़कर करीबन 10.5% से ऊपर रहे कंपनी के मार्जिन्स, और जो मुनाफा है वो भी 16 करोड़ से बढ़कर इस बार 26 करोड़ के आसपास आते दिखा है। रैलिस इंडिया कंपनी की जो आय है वो एकदम फ्लैट थी, 630 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स में काफ़ी दबाव है, 10% से घटकर करीबन 8% के आसपास आते दिखे। आलोक इंडस्ट्रीज काफ़ी कमज़ोर नतीजे कंपनी की आय में करीबन 20% की गिरावट आपको नजर आएगी, और जो लॉस है वो भी 9 लाख था पिछले साल, वो बढ़कर 250 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम और दूसरी ऑटो कंपनीज फोकस में रहने वाली है। साथ ही साथ एमएसटीसी, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ उन्होंने कहा है कि 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा। हालांकि ये खबर पहले आ चुकी थी, पर उस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो ये सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, जहाँ पे कंपनी को मुंबई में पहला सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, और जो पोटेंशियल रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से आ सकता है वो करीबन 500 करोड़ के आसपास का, तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी कंपनी के लिए। औरोबिंदो फार्मा, जहां पे यूएस एफडीए ने कंपनी के एक सब्सिडरी पे इंस्पेक्शन किया था, और वहां पे 2 आपत्तियां फॉर्म 483 के थ्रू इशू किए, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। केडीडीएल, जहां पर 1200 के भाव पर ओपन मार्केट से कंपनी बायबैक करेगी, 11% का प्रीमियम है, और बायबैक पे मैक्सिमम 21 करोड़ का खर्चा कंपनी करने वाली है। टाटा कॉफी, जहां पे Q3 में एफआईआई ने करीबन 0.6% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले 2.05% थी, वो अब बढ़कर 2.69% हो गई है। लाइका लैब्स भी आज फोकस में, क्योंकि 21 जनवरी को इक्विटी के थ्रू कंपनी फंड्स जुटाने वाली है, उसके लिए बोर्ड बैठक है, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन दिखेगा और नतीजों का भी रिएक्शन आएगा। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, इस पर भी डालते हैं नजर। FIR। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के बाद इंडसइंड बैंक, यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, सबको नतीजे जो है बढ़िया ही लग रहे हैं। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए। CLSA का मानना है कि लार्जली इन लाइन है। खासतौर पर अगर आप देखें तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी बैंक का कामकाजी मुनाफा और मुनाफा, ये दोनों आधार पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। जेफरीज का भी मानना है कि NII की जो ग्रोथ है 18% रही है, हेल्दी है, काफ़ी इंकरेजिंग है, और जो मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1475 से बढ़ाकर 1525 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1420 से थोड़ा सा ही बढ़ा है, 1430 कर दिया है। और क्रेडिट स्विस भी देखें तो लक्ष्य को 1400 से बढ़ाकर 1430 कर दिया है। 1223 की क्लोजिंग है, यानी सबको देखें तो नतीजे जो है इंडसइंड बैंक के बढ़िया लगे हैं, और 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को किया है इंक्रीज। इसके अलावा अगर आप देखें तो रैलिस इंडिया, यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। HSBC ने होल्ड की रेटिंग दी है, और लक्ष्य 210 से बढ़ाकर 225 कर दिया। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 246 पर चल रहा है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है टाइटन पर, यहाँ पर UBS की तरफ से डाउनग्रेड आ गया। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य दिया 2600 का, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा है क्योंकि 2424 की क्लोजिंग है, लेकिन मान रहे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप देखें तो ज्वेलरी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ फोरकास्ट करके चल रहे हैं और जो वैल्यूएशन पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 56 टाइम्स FY24 के एस्टिमेट्स के हिसाब से, वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। UPL HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 732 की क्लोजिंग, लक्ष्य 900 से बढ़ाकर 950 कर दिया। ITC यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 335 की क्लोजिंग, 374 का टारगेट। सन फार्मा पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है।
1040 की क्लोजिंग है, 1275 का टारगेट दे रहे हैं। और अंत में नायका, जहां पर लगातार एक महीने से आपको करीब करीब 22 से 25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सिटी अपने व्यू पर डटे हुए हैं, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 276 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। बढ़ाने के लिए तैयार है एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल गुरुवार की सुबह, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है एनएमडीसी। एनएमडीसी पे खरीदारी की राय है और अनिल जी ये पिक मेरी ये बता रही है कि भरपूर काम करा है। कल ये पिक हमने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं दी थी, तो एकदम नई पिक निकाल के लाया हूं। 125 125 का स्टॉप लॉस है, 134 के लक्ष्य के लिए एनएमडीसी पे खरीदारी की राय है। एमडीसी पर खरीदारी करने की राय, और जो आपका दावा है कि आपने भरपूर काम किया है, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि यही पिक क्लोजिंग शो में जब आप बैठे तो सिमी जी ने दी थी। पूरी संभावना है कि आप वहीं से इंस्पायर होकर लेकर आए हों, और अगर इसके लिए सिमी जी आपको धन्यवाद दे दे तो पक्का वही माना जाएगा। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कितना काम किया है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मैं पूरा भरपूर काम करके आया हूं, और अनिल जी पिक से आपको अंदाजा लग ही जाएगा। अनिल जी बिकवाली की राय है। मुझे लगता है कि अनिल जी कमज़ोर स्टॉक्स में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और उसमें से जो मैंने चुना है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX। चार्ट कमज़ोर है, स्टॉक ने किसी भी तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, और कल भी मुझे लगता है टॉपिंग आउट पैटर्न वापस से बन रहा है। तो इन स्तरों पर बिकवाली करके चलने की राय है। यहाँ पर 141 रुपये 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 137 रुपये का, दूसरा टारगेट 133 रुपये का, 133 के टारगेट के लिए IEX में मेरी बिकवाली की राय है। कि IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पर करें बिकवाली। ये है स्टॉक जो कमज़ोर रह सकता। IEX नतीजे भी आने की तैयारी में। कल जी हाँ, कल है शुक्रवार को IEX के नतीजे, और नतीजे के पहले कमजोरी के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी पिक ऑफ द डे हालांकि मैंने कल क्लोजिंग शो में ही शेयर किया था सीमेंस, लेकिन वो ऑलरेडी कल शेयर कर चुका हूं, तो आज एक फ्रेश कॉल लेकर आया हूं। कैश सेगमेंट का स्टॉक है टिन प्लेट, जिसमें एक लगभग 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर टिन प्लेट में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 358 रुपए के आसपास का क्लोज है, 380 रुपए के टारगेट्स रहेंगे, और 351 के स्टॉप लॉस के साथ टिन प्लेट है मेरी पिक ऑफ द डे। प्लेट में करें खरीदारी, 380 का टारगेट। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी कल यूएस के मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पिछले एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी, और कारण वही इंटरेस्ट रेट हाइक का टेंशन, फिर आपके जो रिसेशन का जो खतरा बना हुआ है वो है ही है, और कई सारी बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब कट्स किए, तो उसका भी एक असर रहा होगा। बट हमारे बाजार एक अच्छे स्पॉट पे है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो आ रही है वो अच्छी है। फिर FIIs की भी बिकवाली कम हुई है, या उन्होंने हाथ खींचे हैं, अब तो बिकवाली बहुत ही कम हो गई है, और ऑफ एंड ऑन खरीदारी भी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये जो आज गिरावट के साथ बाजार खुलने वाले हैं, यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है वो एक बैंकिंग स्टॉक है। ICICI बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स से जो नतीजे आ रहे हैं, आज हमने HDFC बैंक के थोड़े दिन पहले नतीजे देखे, कल इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, बहुत ही जबरदस्त नतीजे आ रहे हैं इन बैंकों के। ICICI बैंक के नतीजे इस शनिवार को आने वाले हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज की गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है आज हम इसमें अगर बाजार रिकवर होते हैं तो 885 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है एक बार रिजल्ट्स के बाद मंडे तक मुझे लगता है 900 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आ सकते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय 885-900 रुपये तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। नतीजे आने की तैयारी ICICI बैंक की भी है, और ये आएंगे शनिवार को, एक्शन दिखेगा सोमवार को, इससे पहले ही खरीदें। ये राय सेठी साहब की। सेठी साहब के पास लिस्ट लंबी होती है। सेठी साहब बताएं ICICI बैंक के अलावा और कौन से FNO स्टॉक्स हैं आपके रडार पर आज के लिए? बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक्स हैं जिनमें आज की गिरावट में खरीदारी करने का मन रहेगा या खरीदारी करनी है। जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक बैंकिंग स्टॉक है, बट PSU बैंक है। मुझे लगता है कैनरा बैंक में भी खरीदारी करनी चाहिए। इसके भी नतीजे आने वाले हैं सोमवार को, और जिस तरह के नतीजे बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हैं, और ये जो स्टॉक्स है, जो बैंकिंग स्टॉक्स है, वो पिछले 2-3 दिनों की जो तेजी है उसमें बहुत ज्यादा कुछ पार्टिसिपेट नहीं करा इन्होंने।
तो मुझे लगता है कैनरा बैंक भी करंट लेवल्स पे एक अच्छा खरीदारी करने का मौका है। 325 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस रखता है। तीसरा स्टॉक है मेटल सेक्टर से वेदांता। वेदांता में खरीदारी करने की सलाह है। एक तो एल्यूमिनियम और कॉपर मल्टी मंथ हाइस पे चल रहे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा जा रहा है बाजार में। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता सब में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। इन्होंने आज एक छोटा एक्विजिशन भी अनाउंस करा है, तो वो भी पॉजिटिव लगता है। और आज का जो ट्रिगर रहेगा, मुझे लगता है इनकी जो ग्रुप कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उनकी आज बोर्ड बैठक है। एक तो नतीजे आएंगे और दूसरा एक डिविडेंड का ऐलान होगा। आमतौर पे हिंदुस्तान जिंक से 15 से 20 रुपए का डिविडेंड आता है, जो कि वेदांता की चूंकि 65% की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में, तो 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं डिविडेंड के तौर पे, और वो फिर ये पास ऑन करते हैं। तो मुझे लगता है वो सब देखते हुए आज ये स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का टारगेट रहेगा 333 का, स्टॉप लॉस है 318 का। चौथा स्टॉक है आईटीसी। एफएमसीजी स्पेस अच्छा कर रहा है, स्टॉक करेक्टेड है और अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 342 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है कल जो लास्ट हाफ एन आवर में हमने सीमेंट स्टॉक्स में एक तेजी बनते हुए देखी, वहां से मैंने आज पिक किया है इंडिया सीमेंट को। एक अच्छी कंपनी है और अगर सेक्टर परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। इसमें खरीदारी करने की सलाह। 225 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडिया सीमेंट पर और आईटीसी पर खरीदारी करने की, केनरा बैंक और वेदांता पर भी खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से। ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर करना है फोकस। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रभात, थोड़ी देर में जुड़ेंगे सुमित जी हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे भी हम करेंगे मुलाकात। पालिया साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में हैं। और आज सब लोग ट्रैफिक का बहाना भी बना रहे हैं आज तो। हाँ, मार भी सकते हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री जी हैं, मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जैसे आज सुबह भी था सिक्योरिटी एक्स्ट्रा भी है। आई डोंट नो सिक्योरिटी की वजह से ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन ट्रैफिक तो था। मतलब घर कैसे जाएंगे आप? आपको तो सेम वैसे रोज की तरह थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसका बढ़िया तरीका ये कि पहले से प्लान कर लें कि गाड़ी में जो 3 घंटे लगेंगे उसमें क्या करना है। तो आप तो सीरीज भी नहीं देखते कितने? नहीं, ये सब नहीं है। मैं तो फोन एक मूवी तो आराम से आप देख लो। फोन कॉल्स कौन कॉल करनी है। और आजकल तो सबसे बढ़िया बात है कि सब लोग है ना, जूम मीटिंग जो भी करनी करानी सब लोग कर लेते हैं कार में, और फिर पावर नैप ये सब। एक वो बड़ी वैन ले लो, हाँ, वैनिटी वैन जो होती है ना। छोटी कार के लिए जगह नहीं मुंबई में, बड़ी वैन पूरा ठीक बात, ऑफिस भी वहीं पे बन सकता है। आइए, कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी है। सेठी साहब, आईसीआईसीआई बैंक की तो बात कर दी, एक बार इंडसइंड बैंक पर आपकी भी राय हो जाए। जैसे हम बात भी कर रहे थे, नंबर्स अच्छे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, और प्रोविजनिंग घटी है, एसेट क्वालिटी सुधरी है, निम्स बरकरार रखे हैं सर इंडसइंड बैंक। बिल्कुल दीपांशु, नंबर्स सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट भी नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं, वाकई में अच्छे नंबर्स हैं। और इसी तर्ज पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक को आज पिक किया है। हालांकि इंडसइंड बैंक भी अच्छा करना चाहिए। एक तो कल इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तेजी में, बाजार अच्छे थे, बट ये स्टॉक नेगेटिव बंद हुआ। मुझे लगता है आज एक अच्छे अपसाइड होंगे, बट चूंकि आजकल रिजल्ट के बाद, क्या रिजल्ट को एनालाइज करना तो इजी है, बट उसके बाद बाजार में उसका क्या रिएक्शन होगा वो पता नहीं चलता। बिकॉज एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे अच्छे थे, बट जिस दिन नतीजे आए उस दिन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद चला। तो बट आज चूंकि इंडसइंड बैंक ने कल परफॉर्म नहीं किया हुआ है, मुझे लगता है आज वैसे बाजार खराब है, तो अगर गिरावट में मिलता है तो खरीदारी करने का ही मौका होगा। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, बुलिश व्यू आ रहा है। हमने बात भी करी थी और काउंटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। रैलिस, इसकी तरफ से कमज़ोर नतीजे आए हैं, रेवेन्यू सपाट रहा है, कामकाजी मुनाफा गिरा है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मुनाफा 43% गिर कर आया है। कुणाल जी, एक बार रैलिस का चार्ट देख लें, कल 2% फिसला भी था ट्रेड में। देखिए, ओवरऑल चार्ट ठीक है दीपांशु, कल जरूर कमजोरी देखने को मिली, हो सकता है आज भी आपको कुछ गिरावट देखने को मिले, लेकिन मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 230 के आसपास, 245 की बंदी है। तो अगर नीचे के लेवल्स पर स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है कि बजट के लिहाज से इसको खरीदने में हर्ज नहीं है। मुझे डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड लगता है, 230 के नीचे जाने की संभावना कम है, तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय रहेगी। और एक छोटा सा सवाल है अनिल जी के लिए, अगर समय हो तो मैं सवाल कर लूं। जवाब बड़ा हो गया तो अनिल जी, बड़े लोग तो बड़े जवाब ही देते हैं अनिल जी। ओह माय गॉड, प्रेशर बढ़ा दिया बड़े जवाब देने का। पर सवाल छोटा सा है अनिल जी। बताए सर, बड़े आदमी छोटा सवाल पूछते हैं जी।
अनिल जी, आपने अभी अभी कहा कि आप गाड़ी में पावर नैप लेते हैं, तो सवाल अनिल जी ये है कि ये पावर नैप केवल पावरफुल लोग लेते हैं या अनिल जी कोई भी व्यक्ति ले सकता है? मेरे पास पावर दिखाने का यही एकमात्र तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मेरे पास कहीं कोई और पावर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंसल जी हमारे खुलेआम स्वीकार कर लेते हैं कि पावर नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता। फर्क इतना ही है। तो देखो, जब जहाँ मौका मिले पावर नैप लेनी चाहिए। एक्चुअली तरोताज़ा रखने में बड़ी मदद करता है ये। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं। अनिल जी बस शो के दौरान न ले बस। शो के दौरान तो हम इतना उत्साहित रखते हैं और लोगों को एंगेज रखते हैं कि कोई सो तो नहीं सकता, ये बात तो पक्की है। हाँ, शो के बाद अगर कोई भाई कर ले आराम, तो उसका तो इलाज नहीं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए ये ना अलग अलग नाम होते हैं इसके। कई लोग मेडिटेशन बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं। अनिल जी, आप पावर नैप आपके मुंह से सुना है मैंने, क्योंकि इसके बाद आपकी बॉडी अनिल जी चार्ज हो जाती है। बेसिकली क्या है, दिन भर आपको कुणाल जी जैसे HNIs हुए, डबल सेठ जैसे सेठी साहब हुए, फिर हमारे हिटमैन हिमांशु जी, अनिल जी तरह तरह के लोग होते हैं। फोन पे भी आप बिजी रहते हो, तो आपको अनिल जी से ऊर्जा आती है, इसलिए आपने इसका नाम अनिल जी पावर नैप रखा है। हम तो कुछ और बोलते हैं अनिल जी इसको। नहीं, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग का तो सिंपल एक फॉर्मूला मैं बता दूं बंसल जी। अगर बॉस आंख बंद करके नींद ले या कुछ पावर नैप ले, तो ऐसा लगेगा बहुत बहुत गहन विचार में है, कुछ आगे की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और ये असिस्टेंट करे तो बोले सो रहा है। तो कौन ले रहा है, उसमें बहुत डिपेंड करता है। उसमें बहुत डिपेंड करता है आप कब ले रहे हैं, किसके सामने ले रहे हैं, कौन ले रहा है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिए जी। चलिए, कॉर्पोरेट फंडे सब निकलवा लेते हैं बंसल जी हमारे से। ये वो ईयर एंड कोर्ट में जाना चाहिए। एक बार ऐसे हुआ कि भाई बॉस अपने असिस्टेंट को बोलता है कि भाई बड़ा आज ऑफिस में मजा नहीं आ रहा, बड़ा बोर हो रहा हूँ एकदम, अकेला सा ऐसा फील करो, चलो एक ऑफिस मीटिंग बुलाते, टाइम पास हो जाएगा। ये हमारा कॉर्पोरेट कल्चर होता है कि बॉस बोर हो रहा है तो मीटिंग कर लो, चलो वैसा हाल है। जी दीप, स्टॉक्स पे आ जाए। स्टॉक्स पे आ जाते हैं। चलिए, JSW एनर्जी के लिए एक्चुअली एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए लेटर ऑफ अवार्ड इनको मिला है। कितना बड़ा अवार्ड है ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट डेवलपमेंट अच्छा आ रहा है सोलर एनर्जी कॉर्प की तरफ से, और काफ़ी टाइम से स्टॉक पर चर्चा भी नहीं हुई है, तो एक बार नज़र भी डाल देते हैं कि चार्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है। बंसी जी, एक बार JSW एनर्जी देखें सर। दीपांशु, अगर JSW एनर्जी का चार्ट देखें तो चार्ट तो नेगेटिव है, इसका स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहा है, और टेक्निकली हम देखें तो नीचे में 264 के अराउंड चल रहा है, और यहाँ पर 260 के अराउंड एक सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए 270 एक रेजिस्टेंस है, तो एक ट्रेडिंग बैंड में ट्रेड कर रहा है विद अ नेगेटिव बायस। तो जिसने कुछ भी एडवेंचर नहीं करा हुआ, नहीं लिया हुआ है, वेट एंड वॉच करें JSW एनर्जी को सिर्फ। चलिए, वेट एंड वॉच करिए, बट अभी अभी एक खबर आई है, देखते हैं इसका कितना बड़ा रिएक्शन आता है। MSTC सिटी साहब आपके रेडार पर है। जो खबरें आ रही थी कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, बेसिकली सारी गवर्नमेंट, सारी ऑफिशियल जितने भी व्हीकल्स हैं वो 15 साल से ज़्यादा वो स्क्रैपेज में जाएंगे। उसका एक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, दूसरा रजिस्ट्रेशन भी इसका रेन्यू नहीं होगा। अगर रेन्यूड रजिस्ट्रेशन है तो भी 15 साल के बेसिस पर इनको कंपल्सरली स्क्रैप किया जाएगा। ये खबर का नोटिफिकेशन आज सुबह ही आया है। एक बार MSTC पर अपनी राय दे दें सर। डेफिनेटली एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक के लिए, और आमतौर पे भी पिछले 2-3 बजट से, जब से ये स्क्रैपिंग पॉलिसी की बातें होती है, बजट के दौरान भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। और वैसे भी ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी होने जा रही है। और बाकी एक ई-कॉमर्स का पोर्टल है सरकार के, जो भी टेंडर्स ऑक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें भी इसका हिस्सेदारी रहती है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे लगता है आज एक स्टॉक ये बिल्कुल अच्छा करेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए इस पर। है आपके लिए MSTC पर राय। आइए थोड़ी देर में हम आज फिर से आपको एक और मांग रखने जा रहे हैं वित्त मंत्री जी के सामने कि इस बजट में ये तो बदल लिया। और बजट से याद आया जी, बजट की पूरी तैयारी हो चुकी है, और बजट कैफे में हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। कल से बता ही रहे हैं किस तरह की तैयारी होती दिख रही है। तो आप भी हो जाइए तैयार बजट कैफे में हमारे सारे धुआंधार एक्सपर्ट से मुलाकात करने के लिए। तो 1 फरवरी को आपके साथ होंगे ये हमारे सारे खास मेहमान, जिनसे आप हर रोज़ मुलाकात करते हैं, और बजट के बड़े दिन भी आप इनसे मुलाकात कर पाएंगे। तो कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, सेठी साहब, आशु जी, संदीप जी,
ये सारे एक्सपर्ट होंगे, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, जय ठक्कर, सारे मेहमान हमारे साथ होंगे, सिमी जी, मोदी जी, सिद्धार्थ सेदानी साहब, ये सारे के सारे हमें बजट पैनल के खास मेहमान हमारे साथ होंगे। इनके अलावा संजीव बसिन साहब, नितिन मुरारका, आशीष केलकर साहब, इन सब से भी होगी आपकी मुलाकात। तो बजट स्टॉक एक्सचेंज 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देखना है।